नमस्कार, आपके पसंदीदा चैनल न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। हमारे इस खास पेशकश में आपको सीधा आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से जोड़ेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आपके राज्य के सीएम क्या कुछ कर रहे हैं और दिन भर उन्होंने किन कार्यक्रमों में शिरकत की और आपके प्रदेश को क्या सौगातें मिली। तो सबसे पहले मिस्टर चीफ मिनिस्टर में बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी है। इसके साथ ही पक्ष विपक्ष की तरफ से बयानबाजी का दौर भी जारी है। नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया को की पीएम नरेंद्र मोदी की मां पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस भी भड़क गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा है, पीएम मोदी की मां पर जो टिप्पणी की गई उसके लिए गुजरात के आम आदमी पार्टी के प्रभारी गोपाल इटालिया को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जो कहा है उसे गुजरात और देश बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने पीएम की मां पर टिप्पणी की है और वो 100 साल की है, जबकि उनका राजनीति से कुछ लेना देना भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बात की निंदा करती है। दरअसल गुजरात आप प्रमुख गोपाल इटालिया का एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुआ था, जिसमें वो पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। वीडियो के सामने आने के बाद से बीजेपी हमलावर है और उसने पीएम के लिए से जाति सूचक गाली बताया है, जिसके बाद इटालिया को राष्ट्रीय महिला आयोग ने तलब किया है और दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। गुजरात की डेट मैं समझता हूँ कि आना चाहिए, एक साथ करना चाहिए था, लेकिन नहीं किए। लेकिन कितने दिन तक रोकेंगे, वो भी डेट आएगी। तो मतलब इस बीच कुछ प्लानिंग हो और गुजरात भी हम लोग जाएंगे। गुजरात अभी आज राजस्थान के मुख्यमंत्री गए हुए हैं और लगातार हमारे लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। और वहाँ अभी हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पहुँचे हुए हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। गोवा में हो, उत्तराखंड में, ये कांग्रेस को हराने। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से लाई गई जीएसटी और नोटबंदी की वजह से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वित्त मंत्री जी कह रही है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। इस पंचवर्षीय में ये जनता के लिए ऐसी कोई योजना लेकर नहीं आए। पिछले पंचवर्षीय में ये नोटबंदी लाए, जीएसटी लाए, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। जीएसटी की वजह से महंगाई बढ़ी और नोटबंदी की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई। किसान अलग परेशान है, नौजवान अलग परेशान है। किसानों को दाम सही से नहीं मिल पा रहा है और नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। अभी रूस यूक्रेन युद्ध से बनी परिस्थितियों में केंद्र सरकार ने चावल के खंडा का निर्यात को बैन कर दिया, जिससे सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के किसानों को नुकसान हो रहा है। चंद्रपुर और पामगढ़ 2 विधानसभा करके आऊँगा और अब लगभग 40 विधानसभा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ी बात अभी जो देश में आ रही है, अर्थशास्त्रियों ने चिंता व्यक्त की है कि जो रुपया कमजोर हुआ है, तो मोदी सरकार की नीतियां और योजनाएं फेल मानी जा रही हैं। हाँ, वो वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है। मतलब देखिए, इसकी जो नीति है, ये अब 4 साल उनके बीत गए। इस पंचवर्षीय में ऐसी कोई योजना जनता के लिए लाए नहीं। पिछले पंचवर्षीय में नोटबंदी और जीएसटी लाए थे, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई। जीएसटी के कारण से महंगाई और नोटबंदी के कारण से बेरोजगारी, ये दोनों बढ़ा है। अभी बरसात में मंडियों में जो धान 1900 से 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा था, 300 रुपये गिर गया। ये एक तरफ किसानों को भी परेशान कर रहे हैं, किसानों को दाम भी नहीं मिल रहा है, ऊर्जा बढ़ेगा और रोजगार के संकट तो है ही। तो ये इसके एकमात्र जवाब है वो महात्मा गांधी का रास्ता है। और महात्मा गांधी के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव योजना के माध्यम से। खाद वही बना रहे हैं, गोबर से बिजली भी बनेगा, गोबर से पेड़ भी बन रहा है,
गोबर से जैविक खाद भी बन रहा है एक तरफ वो, दूसरी तरफ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो हमें जो आवश्यकता है वो ही उत्पादन करें तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा व्यापक पैमाने पे। और मिस्टर चीफ मिनिस्टर में अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने दिल्ली में 11 चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। इन 11 चार्जिंग स्टेशंस पर बैटरी बदलने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस मौके पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी दिल्ली को अगले 2 महीने में 100 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले बैटरी बदलने के केंद्र और चार्जिंग स्टेशन अलग होते थे, लेकिन अब ये सुविधा एक ही जगह उपलब्द होगी। इन 11 स्टेशन पर चार्जिंग के 73 पॉइंट हैं और अगले 2 महीने में दिल्ली को ऐसे 100 चार्जिंग स्टेशंस मिलेंगे। सीएम ने आगे कहा कि महत्वाकांक्षी दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अगस्त 2020 में लाया गया था। इसका लक्ष्य 2024 तक कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी में 25% की बढ़ोतरी करना है। तो दिल्ली को आने वाले वक्त में 100 चार्जिंग स्टेशंस भी मिलेंगे, ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है। फिलहाल उन्होंने 11 चार्जिंग स्टेशंस आम जनता को सौंपे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतनी तेजी से प्रोग्रेस हो जाएगी। उस टाइम हम लोगों ने अपने लिए टारगेट रखा था कि 2024 में दिल्ली में जितने नए व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसका कम से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होना चाहिए। ऐसा टारगेट हमने 2024 के लिए रखा था। अभी 2 साल बाद ही हम लोग ऑलरेडी 10% क्रॉस कर चुके हैं कि आज दिल्ली में जितने व्हीकल्स खरीदे जाते हैं उसका लगभग 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। पिछले 2 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस हुई है दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। पिछले 2 साल में लगभग 70,000 व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे गए हैं और ये मॉडल जो है ये न केवल इंडिया के अंदर बल्कि पूरे देश में कोई भी शहर आप उठा के देख लीजिए, जितना तेज़ी से दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सेक्टर का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्जन हो रहा है, इतनी तेज़ी से किसी भी दुनिया के किसी भी शहर में नहीं देखा गया है। मुझे बताया गया है कि न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया जो इसमें काफ़ी आगे माने जाते हैं उनको भी दिल्ली ने पीछे छोड़ दिया है। और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया है जो इम्पोर्टेंस हम लोगों ने चार्जिंग स्टेशंस को दी है, क्योंकि अगर हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया, 2 व्हीलर खरीद लिया, 4 व्हीलर खरीद लिया, 3 व्हीलर खरीद लिया और चार्जिंग के लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। तो चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क बनाने में दिल्ली सरकार ने बहुत अहम इम्पोर्टेंस दी है। अभी दिल्ली में 2900 चार्जिंग पॉइंट्स हैं, 250 स्वैपिंग स्टेशंस हैं, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा हैं दिल्ली के अंदर। और ये जितने हैं इनको पब्लिक प्लेसेस में लगाया गया है ताकि लोगों को सुविधा हो। मॉल्स में, थिएटर्स में, RWAs में, पब्लिक ऑफिसेज में, मेट्रोज़ पे, इन सब जगह इनको लगाया गया ताकि लोगों को सुविधा हो। आज हमें बेहद खुशी है कि एक साथ 11 EV चार्जिंग स्टेशंस का उद्घाटन किया जा रहा है। इनको अब जनता इस्तेमाल कर पाएगी। इन 11 EV चार्जिंग स्टेशंस में 73 चार्जिंग पॉइंट्स हैं और 12 स्वैपिंग स्टेशंस हैं। ये DTL ने बनाया है और ये PPP मॉडल है। अपनी तरह का ये एक यूनिक मॉडल है PPP का, उसको मैं अभी बताऊंगा। लेकिन ये जो 11 चार्जिंग स्टेशंस बनाए हैं ये एक बहुत बड़ा, इसके बारे में टेंडर फ्लोट किया गया था, उसका एक हिस्सा है जिसके तहत 100 EV स्टेशंस पूरी दिल्ली में बनेंगे। 100 EV स्टेशंस बनेंगे जिसमें 900 चार्जिंग पॉइंट्स होंगे और 103 स्वैपिंग स्टेशंस होंगे।
और अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा में हिंदी थोपने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि ये सदन सरकार से आग्रह करता है कि वो अपने अध्यक्ष की तरफ से राष्ट्रपति को सौंपी गई राजभाषा पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू न करे, जो तमिल समेत राज्य की भाषाओं के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये उन भाषाओं को बोलने वाले लोगों के हित के खिलाफ भी है। आपको बता दें कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने की संसदीय समिति की सिफारिश के बाद ये कदम उठाया गया है। इससे पहले 13 अक्टूबर को सत्तारूढ़ द्रुमक की युवा और छात्र शाखा ने केंद्र की तरफ हिंदी थोपने के संबंध में तमिलनाडु में राज्यव्यापी विरोध की घोषणा की थी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने हिंदी भाषा को कथित रूप से थोपने के खिलाफ केंद्र सरकार की निंदा की। स्टालिन ने अपने बयान में हिंदी थोपने के खिलाफ इतिहास में किए गए बलिदानों को सूचीबद्ध किया और कहा कि हम पर एक और भाषा नहीं थोपना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 दिवसीय उत्तर बंगाल की यात्रा पर हैं, जिसमें सबसे पहले सीएम ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी पहुंची, जहां पर सीएम ने 5 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मल नदी में बहे जाने वाले परिजनों से मुलाकात की और साथ ही उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सीएम ने मौके पर मौजूद मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी को मृतक के परिजनों की मदद करने को भी कहा। माल बाजार पहुंचने के कुछ ही देर बाद बनर्जी ने एक मृतक के घर का दौरा किया, जहां अन्य 5 पीड़ितों के परिजन भी जमा थे। सीएम ने मृतकों के परिजनों को जांच करने के अलावा उनसे ये भी जाना कि क्या ये हादसा स्थानीय प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की चूक के कारण हुआ। सीएम ममता बनर्जी हादसे में लोगों की जान बचाने के लिए स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त करते हुए भी नजर आई। तकरीबन 450 लोगों को हादसे वाले दिन बचाया गया। और मिस्टर चीफ मिनिस्टर में अब बात हरियाणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में अलग अलग देशों में कार्यरत भारत के 7 राजदूतों से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम और राजदूतों के बीच कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम खट्टर ने 7 देशों के राजदूतों से वैश्विक स्तर पर व्यापार, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे विषयों पर चर्चा की। इसके साथ ही प्रदेश के आकांक्षी जिलों में आधारभूत विकास पर भी चर्चा हुई। मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा व्यापारिक दृष्टि से अपार संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार बिजनेस के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार भी निरंतर काम कर रही है। आपको बता दें, सीएम खट्टर ने लाइबेरिया में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार यादव, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के राजदूत रामकरण वर्मा, चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत और इटली में भारत की राजदूत डॉक्टर नीना मल्होत्रा, पराग्वे में भारत के राजदूत योगेश्वर सांगवान और डेनमार्क में भारत की राजदूत पूजा कपूर, जाम्बिया में भारत के उच्चायुक्त अशोक कुमार से भी मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां वो जिला पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। हरिद्वार के भल्ला स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद हैं। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार केंद्र की मोदी सरकार के साथ मिलकर बेहतर काम किया। इतना ही नहीं, राज्य में हर एक व्यक्ति को कोरोना की मुफ्त की वैक्सीन की डोज भी लगाई गई, जिसमें बूस्टर डोज शामिल है। कोरोना में ही केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर व्यक्ति को 5 किलो अन्न देने का काम किया है, जो अब भी जारी है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि जल्द ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक सफर भी कम घंटों में पूरा होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से कार्य किया जा रहा है। और साथ ही सीएम धामी ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों को चुने जाने की बधाई दी। आपको बता दें कि हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार बीजेपी का डंका बजा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद पर और ब्लॉक प्रमुख के 6 में से 5 पदों पर बीजेपी प्रत्याशियों को किसी प्रत्याशी ने चुनौती नहीं दी। आज इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, आप सबके हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, इस जनपद के प्रभारी मंत्री के नाते और पंचायती राज में
जो ये ऐतिहासिक विजय हमारी हुई है, उस विजय के मुख्य संयोजककर्ताओं के नाते जिन्होंने आप सबसे संयोजन का काम किया है, उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, और आज जिनकी शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, अभी एक तरफा, और मैं देख रहा हूं कि हजारों हजार लोग जिनके शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं, इस पल के साक्षी बने हैं भाई राजेंद्र जी, किरण जी और उपाध्यक्ष अमित चौहान जी, सभी सदस्यगण, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे विधायकगण। मैं सबसे पहले तो जो आप सब लोगों ने हरिद्वार के इस चुनाव में प्रचंड समर्थन दिया है, प्रचंड बहुमत दिया है, और एक तरफा जैसा आदरणीय निशंक जी कह रहे थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ब्लॉकों के प्रमुख सारे के सारे निर्विरोध आप सब लोगों ने निर्वाचित करवा दिए। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आपके प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है और आपके मुख्यमंत्री आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं।